वेलकम ट्रेनिज। मैं सुनील कुमार फ्रॉम रचना विशेष विद्यालय जौनपुर। आज हम चर्चा करेंगे डीएड SC HI सेमेस्टर 4 पेपर नंबर 10 और थ्योरी पेपर है फैमिली कम्युनिटी एंड हेयरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम आप लोगों को यूनिट 1 के अंतर्गत फैमिली है, यूनिट 1 फैमिली, और जिसके अंतर्गत उसका सब यूनिट है 1.4 फैमिली एम्पावरमेंट काउंसलिंग एंड गाइडेंस। ठीक है, ये 1.4 का यूनिट, ये 1.4 है सब यूनिट। तो इसमें शुरू करते हैं। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में परिवार का परामर्श एवं निर्देशन। परिवार बच्चे के विकास की प्रत्येक अवस्था में सहायता करता है। जब बच्चा युवा अवस्था में होता है तो उसे शारीरिक मानसिक स्तर से संबंधित बहुत आवश्यकताएं होती हैं। बच्चे अपने विचार से दूसरे बच्चे को विश्वास दिलाता है कि उसमें विवेक, आत्मविश्वास एवं कुशलता का विकास होता है। एचआई बच्चों के भावनात्मक स्थिरता के लिए अभिभावक की प्रतिक्रिया सही होनी चाहिए, नहीं तो बच्चा भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो जाएगा और जिसके कारण बच्चा मानसिक, भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से टूट सकता है। बच्चे के मनोविकास एवं सामाजिक विकास के लिए परिवार के सदस्यों का जागरूक होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी श्रवणबाधित बच्चे का विकास उचित ढंग से किया जा सकता है। ध्यान, संतोष व्यक्त करना तथा रुचि, यह सब लक्ष्य बच्चे के समझ के विकास में स्वयं को घोषित करता है। एचआई बच्चे के विभिन्न अवस्थाओं में परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि बच्चे का विकास परिवार पर ही निर्भर करता है। इसीलिए परिवार का सशक्त होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि परिवार सशक्तिकरण तभी संभव है जब परिवार का प्रत्येक सदस्य शिक्षित हो तथा उस परिवार में यदि कोई दिव्यांगजन है तो उसको भी शिक्षा के माध्यम से सशक्त किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही परिवार के सभी सदस्यों का संवेगात्मक विकास होता है, जिससे परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे की भावनाओं तथा मनोस्थिति से परिचित हो पाते हैं तथा परिवार के सभी सदस्यों के बीच एक समानता ही परिवार को सशक्तिकरण की तरफ ले जा सकती है। परामर्श की आवश्यकता मनुष्य को सदैव से पड़ती रही है। परामर्श की आवश्यकता मनुष्य को सदैव से पड़ती रही है, किंतु परिवार एवं समाज के स्वरूप में परिवर्तन के साथ साथ परामर्श के रूप में भी परिवर्तन हुआ है। पहले संयुक्त परिवार में व्यक्ति अपने परिवार के बुजुर्गों से परामर्श प्राप्त कर संतुष्ट हो जाता था। वर्तमान में प्रतिस्पर्धात्मक एवं गतिशील जटिल युग में व्यक्ति परिवार के सदस्यों से परामर्श प्राप्त कर संतुष्ट नहीं होता है, उसे प्रशिक्षित परामर्शदाता की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, यहाँ परामर्श की बात हो रही है और एक श्रवणबाधित बच्चे के माता पिता को एक सही परामर्श की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस परामर्श के माध्यम से ही वह उसके माता पिता अपने बच्चे की जो समस्या है उसका अच्छे तरीके से समाधान करते हैं, और जो परामर्शदाता होते हैं
उनसे वो अच्छी तरीके से उस समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ताकि उसके माध्यम से उन्हें पता चल जाता है कि हमारे बच्चे के अंदर समस्या क्या है और इसका समाधान कैसे होगा। परामर्श का अर्थ। परामर्श का अर्थ प्रा- परामर्श शब्द अंग्रेजी के काउंसलिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के कॉन्सिलियम से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सलाह लेना या परामर्श लेना। अतः परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परामर्श प्रार्थी अपने से अधिक अनुभवी, योग्य तथा व्यक्ति के पास जाकर पूछता विचार विमर्श, तर्क वितर्क तथा विचारों का विनिमय करता है। इस प्रक्रिया के उपरांत प्रार्थी समस्या समाधान योग्य होता है, उसका अधिकतम विकास होता है और वह अपना निर्णय स्वयं ले सकने योग्य हो जाता है। आप लोगों को समझ में आ गया है? जो परामर्श लेने वाला व्यक्ति होता है वो अपने से अधिक सीनियर के पास जाता है, अपने अधिक से उनके पास जाता है जो उस क्षेत्र में उनको एक्सपीरियंस हो, जानकारी हो, उनके पास वो परामर्श लेने जाता है, ताकि जो प्रार्थी है उसको एक सही परामर्श मिल सके और उस परामर्श के अनुसार वह अपनी समस्या का समाधान कर सके। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता, सलाह और मार्गदर्शन परामर्श कहलाता है। परामर्श देने वाले व्यक्ति को परामर्शदाता कहते हैं। सभी समाजों में परामर्श देने और परामर्श प्राप्त करने की परंपरा पाई जाती है। चाहे दो विकल्पों में एक चयन की समस्या हो, किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति हो अथवा मानसिक तनाव, परामर्श आवश्यक और अपरिहार्य हो जाता है। परामर्श में कम से कम दो व्यक्तियों की लिप्तता अवश्य होती है, एक परामर्शक या परामर्शदाता और दूसरा परामर्श प्राप्त करने वाला। व्यक्ति अपनी निजी समस्याओं के समाधान के लिए परामर्श चाहता है। व्यक्तिगत समस्या शारीरिक, मानसिक तथा समाज से संबंधित हो सकती है, जिसके लिए परामर्शक की आवश्यकता होती है। श्रवण बाधित बच्चे के लिए उचित परामर्श प्राप्त करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि श्रवण बाधित बच्चे के अभिभावक श्रवण बाधिता से संबंधित समस्या से अनभिज्ञ होते हैं, इसलिए उन्हें एक उचित परामर्शदाता की आवश्यकता होती है। परामर्श की परिभाषा। स्मिथ के अनुसार परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परामर्शदाता परामर्शग्राही को अपनी समस्या से संबंधित निर्णय लेने की योजना का निर्माण करने तथा समायोजन करने में मदद करता है। जोन्स के अनुसार परामर्श निर्देशन की एक तकनीक है जो व्यक्ति को संतोषजनक और सफल जीवन व्यतीत करने के लिए अपने आप को, अपनी योग्यताओं, विशेषताओं, वातावरण एवं अवसरों को समझने में सहायता देने का प्रयास करता है। रूथ स्ट्रॉन्ग के अनुसार परामर्श प्रक्रिया समस्या समाधान का सम्मिलित प्रयास है। रॉबिन्सन के अनुसार परामर्श दो व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश करता है जिनमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं पर्यावरण के बीच अपेक्षाकृत प्रभावी समायोजन प्राप्त करने में सहायता की जाती है। परामर्श की विशेषताएं। नंबर 1, परामर्श मूलतः समस्यापरक होता है। नंबर 2, यह दो व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप का स्वरूप है। नंबर 3,
परामर्श संपूर्ण निर्देशन प्रक्रिया का एक सशक्त अंश है। नंबर 4, परामर्श का मूल परस्पर विश्वास है। और नंबर 5, मैत्रीपूर्ण अथवा सौहार्दपूर्ण वातावरण में परामर्श अधिक सफल होता है। परामर्श के तत्व। नंबर 1, परामर्श प्रक्रिया दो व्यक्ति परामर्श प्रक्रिया में 2 व्यक्ति संलग्न रहते हैं। नंबर 2, परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य छात्र को अपनी समस्याएं स्वतंत्र रूप से हल करने योग्य बनाना है। नंबर 3, प्रत्येक परामर्श साक्षात्कार निर्मित होता है। नंबर 4, परामर्श प्रार्थी की भावनाओं के अनुसार परामर्श का स्वरूप परिवर्तित होता है। नंबर 4, प्रत्येक परामर्शदाता अपना काम पूर्ण ज्ञान से करता है। नंबर 6, यह एक समस्या समाधान प्रक्रिया है। नंबर 7, इनका उद्देश्य लोगों के निर्णय लेने में सहायता प्रदान करते हैं। नंबर 8, यह सीखने की सुविधा प्रदान करती है। अरे यार, ये तो बहुत कम टाइम। परामर्श के लक्ष्य अंतर्दृष्टि, संवेगात्मक कठिनाइयों की उत्पत्ति एवं विकास की समझ अर्जित करना, जिससे महसूस करने एवं क्रियाओं पर नियंत्रण करने की समझदारी बढ़ सके। स्वयं की जागरूकता, अपनी सोच एवं समझ के प्रति जानकारी रखना तथा परिवार के सदस्यों की अपनी सोच एवं समझदारी के प्रति जानकारी रखना तथा परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी होती है कि वे श्रवण बाधिता से संबंधित स्वयं को कितना जागरूक कर पा रहे हैं, क्योंकि जब तक परिवार के लोग स्वयं अपने बच्चे के प्रति जागरूक नहीं होंगे तब तक उनको पूर्ण लाभ नहीं मिल सकता है। सशक्तिकरण, ऐसे कौशलों एवं जागरूकता पर चर्चा करना जो सेवार्थी को अपने जीवन में आवश्यक नियंत्रण हेतु योग्य बनाया जा सकता है, क्योंकि बिना सशक्तिकरण के एचआई बच्चे को सशक्त नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि सबसे पहले परिवार के लोगों का सशक्तिकरण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि श्रवण बाधित बच्चे के माता पिता अपने बच्चे से संबंधित समस्या के बारे में अनभिज्ञ होते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि सर्वप्रथम परिवार के सदस्यों का सशक्तिकरण होना बहुत ज़रूरी है। श्रवण बाधित बच्चे से संबंधित समस्या के विषय में संपूर्ण जानकारी का होना जरूरी है। सामाजिक कौशल अर्जित करना, सामाजिक एवं अंतर्वैयक्तिक कौशलों को सीखना एवं अभ्यस्त होना, जैसे वार्तालाप करना, व्यवहारिक कौशल सीखना, प्रभावी ढंग से संवाद करना, सामंजस्य स्थापित करना इत्यादि। श्रवण बाधित बच्चों को सामाजिक कौशल सिखाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि श्रवण बाधित बच्चे सामान्य बच्चों से अलग होते हैं। समाज में सभी के साथ सामंजस्य स्थापित करने से पहले उसे सामाजिक कौशल अर्जित करना होगा। समस्या समाधान, परामर्शदाता सेवार्थी से संबंधित समस्या का समाधान करने का उपाय बताता है, क्योंकि परामर्शदाता श्रवण बाधिता से संबंधित समस्या के विषय में प्रार्थी को क्रमबद्ध तरीके से समस्या का समाधान बताना पड़ता है। क्योंकि श्रवण बाधिता एक जटिल समस्या मानी जाती है, इसीलिए परामर्शदाता का यह प्रयास रहता है कि प्रार्थी की समस्या का समाधान सहजतापूर्वक हो सके। श्रवण बाधित बच्चे के माता पिता
इस बीमारी से पूरी तरह घबरा जाते हैं, क्योंकि माता पिता इस समस्या से अनभिज्ञ होते हैं। ट्रेनीज आप लोग जानते हैं, समस्या समाधान में जो परामर्श जिससे लेते हैं, जो काउंसलर होते हैं, उनसे संबंधित जो परामर्शदाता होता है उसके पास लोग आते हैं और उससे उस समस्या से परामर्श लेते हैं जिससे वो ग्रसित हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने बच्चे एक श्रवणबाधित हमारा बच्चा है, तो उससे संबंधित हमें एक सही परामर्श चाहिए, ताकि जो हमारे बच्चे को जिस बीमारी से हमारा बच्चा इफ़ेक्टेड हुआ है, ग्रसित हुआ है, तो उस बीमारी का एक सही तरीके से उसका समाधान किया जा सके। तो इसीलिए हम परामर्शदाता के पास वो लोग जाते हैं। तो वो लोग प्रार्थी को एक क्रमबद्ध तरीके से बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप उस समस्या का समाधान के लिए स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, ताकि उन लोगों को उस समस्या का समाधान करने में किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो। क्योंकि जो श्रवण बाधित बच्चे के माता पिता होते हैं, इस बीमारी को सुनकर वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं और ऐसा इसको बहुत बड़ी बीमारी समझ लेते हैं। ऐसा समझ लेते हैं कि ये इसमें किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें भी सुधार होता है। अगर हम सही समय पर सही परामर्शदाता के पास पहुंच जाते हैं तो हमें इस बीमारी में ज़रूर सुधार मिलेगा, यथासंभव सुधार हमको मिलेगा इसमें। तो बस एक ये सही निर्णय लेना है कि हमें जिस समय हमको हमारा बच्चा श्रवणबाधित हुआ है, उस समय अगर हमको एक सही परामर्शदाता मिल जाता है तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी समस्या है वो यथासंभव कम हो सकती है। तो इसीलिए इसमें बताया गया है कि जो परामर्शदाता होते हैं, प्रार्थी को स्टेप बाय स्टेप उस समस्या का समाधान बताते हैं, ताकि जो समस्या है सहजतापूर्वक उसको दूर की जा सके। और जो ठीक है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है ना? क्योंकि जो ये परेशानी है और जो बच्चे के माता पिता होते हैं वो इस समस्या से परे होते हैं, उनको जानकारी नहीं होता है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा डर भी जाते हैं। तो इसके बाद है निर्देशन का अर्थ, ठीक है। निर्देशन अंग्रेजी शब्द के टू गाइड से लिया गया है, जिसका अर्थ है मार्ग दिखाना या दिशा दिखाना। निर्देशन वह प्रक्रिया है जो एक अनुभवी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को उसकी क्षमता, कुशलता, अभिरुचि एवं व्यवहार प्रक्रिया इन्हें ज्ञान प्रदान किया जाता है। निर्देशन एक स्वउद्देश्य प्रक्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को सुखी, संतुष्ट व उसे राष्ट्र के लिए उपयोगी बनाना है। निर्देशन का विशिष्ट उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता एवं रुचि को ध्यान में रखकर उसे सहायता प्रदान की जाती है, ताकि श्रवणबाधित बच्चे के माता पिता अपने बच्चे की समस्या का समाधान कर सकें। निर्देशन के माध्यम से श्रवणबाधित बच्चे के माता पिता को इस प्रकार सहायता प्रदान की जाती है जिससे वह अपने बच्चे की जन्मजात या जन्म के बाद की समस्या का समाधान कर सकें तथा वह अपने बालक के व्यक्तिगत जीवन में खुशी एवं समृद्धि ला सकें तथा समाज में उसको भी उतना ही महत्व दिया जाए जितना कि एक समान बच्चे को महत्व दिया जाता है। निर्देशन की परिभाषा। क्रो तथा क्रो के अनुसार निर्देशन प्रदर्शन नहीं बल्कि यह अपनी विचारधाराओं के माध्यम से
दूसरों की समस्याओं का समाधान करना है। स्किनर के अनुसार निर्देशन युवक को सहायता देने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह स्वयं के साथ, दूसरों के साथ और परिस्थितियों के साथ समायोजन सीखता है। जोन्स के अनुसार निर्देशन एक प्रकार की व्यक्तिगत सहायता है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इसलिए प्रदान करता है कि वह अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित कर सके, जीवन में समायोजन कर सके, लक्ष्य को निर्धारित कर सके, जीवन में समायोजन कर सके एवं लक्ष्य पूर्ति से समस्याओं को सुलझा सके। निर्देशन की विशेषताएं। नंबर 1, निर्देशन जीवन में आगे बढ़ने में सहायक होती हैं। शिक्षण की भांति निर्देशन भी विकास की प्रक्रिया है। निर्देशन हमको निर्देशन देने वाला, हमें निर्देशन की आवश्यकता हमेशा पड़ती है ताकि जो हम कार्य कर रहे हैं, जिस कार्य में हम लगे हुए हैं, उसको अच्छा किस प्रकार से किया जाए, बेटर किस प्रकार से किया जाए, या उसमें कोई गलती हो रही है तो हमें कैसे पता चले। जब तक हम किसी के निर्देशन में कार्य नहीं करेंगे तब तक हमें अपनी कमियों में सुधार करने का मौका या सुधार करने का मौका नहीं मिल पाएगा। इसीलिए निर्देशन बहुत ज़रूरी होता है। और ख़ासकर उस समय, जिस समय हम एक शोणबाधित बच्चे की देखभाल कर रहे हैं या शोणबाधित बच्चे की देखभाल कर रहे हैं, उस समय निर्देशन की बहुत ही ज़रूरत होती है क्योंकि उसको हमें समाज में पुनः स्थापित करना है। अगर हमें सही गाइडेंस नहीं मिलता है तो हम उस बच्चे को समाज में पुनः स्थापित करने में असफल हो सकते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें, अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो हमें एक सही गाइडेंस मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे तो हम उस बच्चे को समाज में पुनः स्थापित कर सकते हैं। नंबर 2, प्रभावशाली शिक्षण तथा अनुदेशन में निर्देशन प्रक्रिया निहित होती है। बुद्धिमत्तापूर्ण निर्देशन के अभाव में शिक्षण प्रक्रिया अपूर्ण होती है। नंबर 3, निर्देशन व्यक्ति की जन्मजात योग्यताओं व शक्तियों तथा प्रशिक्षण से अनेक कौशलों को संरक्षित रखने का मूल प्रयास है। नंबर 4, निर्देशन में छात्र की वैयक्तिक आवश्यकताओं के अनुरूप अनुदेशन को अनुकूलित करने में सहायता प्रदान करती है। नंबर 5, निर्देशन व्यक्ति के लिए एवं समाज के लिए अधिक लाभदायक दिशा में उसकी अधिकतम क्षमता के विकास में निरंतर सहायक होती है। निर्देशन के सिद्धांत। नंबर 1, निर्देशन का कार्य व्यक्ति को प्रेरक, उपयोगी व उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता प्रदान करना है तथा उन उद्देश्यों की वैयक्तिक दृष्टि से क्रियान्वित करना है। निर्देशन के माध्यम से हम, जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसको एक सही दिशा पे उसको काम करने के लिए उत्साहित कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि आप इस तरीके से अगर काम करते हैं तो उसको एकदम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नंबर 2, निर्देशन स्वतः ही संचालित होने वाली ऐसी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए जो बाल्यावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक उपलब्ध रहती है। नंबर 3, निर्देशन से संबंधित विशिष्ट समस्याओं के समाधान का उत्तरदायित्व उन्हीं व्यक्तियों को सौंपा जाना चाहिए जो उन विशिष्ट समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया में दक्ष हो। सही बात है। गाइडेंस की जिम्मेदारी एक ऐसे व्यक्ति को दी जानी चाहिए जिससे कि उस समस्या से वो अच्छे तरीके से उस समस्या के विषय में अच्छी तरीके से उसको जानकारी हो, ताकि अगर उसके पास कोई व्यक्ति
उस समस्या से संबंधित समाधान के लिए आता है, तो वो उस समाधान के लिए एक उचित मार्ग बता सके ताकि उस समस्या का समाधान हो। इसीलिए उसमें कहा गया है कि जो गाइडेंस है उससे संबंधित उसमें व्यक्ति दक्ष हो। अगर वो उस जो विशिष्ट समस्याएं हैं, अगर उस समस्या में वो एकदम परफेक्ट नहीं है, तो वो उस समस्या के बारे में कैसे किसी को गाइडेंस देगा, कैसे किसी को गाइड करेगा कि आप ऐसे नहीं ऐसे करिए। इसीलिए और हमारे पास जो समस्या है वो एक स्पेशल बच्चे से संबंधित है। हमारा बच्चा एचआई है, तो हमको तो हमेशा एक सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है ताकि हम उस बच्चे की जो समस्या है उसको जितना हो सके उस समस्या को कम किया जा सके, ताकि उस बच्चे को समाज में रहकर किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसीलिए हमें एक सटीक गाइडेंस की हमेशा ज़रूरत रहती है। तो अगर जो निर्देशन देने वाला, जो गाइडेंस देने वाला है, अगर वही नहीं सही होगा, वही नहीं निपुण होगा अपने कार्य में, तो हम उस जो विशिष्ट विशिष्ट बच्चों से संबंधित जो उनकी समस्याएं हैं उनको हम कैसे दूर करेंगे। इसीलिए हमें एक सही गाइडेंस की आवश्यकता होती है हमेशा। नंबर 4, निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, निर्देशन हमेशा चलती रहने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि हमें हमेशा एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। कोई भी कार्य करने जाते हैं हम, तो हम ज़रूर किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से पूछते हैं जो हमसे ज़्यादा जानकार होता है, जो एक्सपीरियंस होल्डर होता है उस कार्य के लिए। हम उससे उस कार्य से संबंधित जानकारी लेते हैं और उसके बाद उस काम के लिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, व्यक्ति के समस्त व्यक्तित्व को महत्व प्रदान करना। नंबर 6, व्यक्ति में स्वनिर्देशित करने की योग्यता का विकास करना। ये समाप्त हो गया। अब 1.4 से संबंधित आप लोगों को 3 प्रश्न दिया जा रहा है, जिसका उत्तर आप लोगों को लिखकर ग्रुप में भेजना है ताकि हमको मूल्यांकन करने में आसानी हो। प्रश्न नंबर 1, परिवार सशक्तिकरण का आशय क्या है? परिवार सशक्तिकरण का आशय क्या है? नंबर 2, परामर्श का अर्थ, परिभाषा, लक्ष्य एवं विशेषता का विस्तृत वर्णन कीजिए। परिवार का अर्थ, परिभाषा, लक्ष्य एवं विशेषता का विस्तृत वर्णन कीजिए। नंबर 3, निर्देशन की विशेषता एवं सिद्धांत क्या है? चर्चा कीजिए। धन्यवाद।